हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे, विविधता की समझ। यह क्लास 6 की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भाग 1 की पुस्तक है, जो हम आज से इसकी एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन के लिए। तो ज़रूर चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो पहली बार आए हैं देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने विविधता की समझ, जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भी विभिन्नताएं दिखती हैं वो आपकी कक्षा को विभिन्नता या विविधता प्रदान करते हैं। मित्रता। निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान पास ही के एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वो अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता। उसे दुकान पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वो अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वो लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए। खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वही निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। प्रश्न और निशान निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं? दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वही निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई और इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। प्रश्न है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। विविधता की हमारे जीवन को समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वही पंजाब के लोग मक्के की रोटी, सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं।
पश्चिमी बंगाल के लोग मछली, यहाँ पर ये सब इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिमी बंगाल के लोग मछली चावल बड़े चाव से खाते हैं, अर्थात बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वही पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं, चावल बड़े चाव से खाते हैं। और मछली कहाँ के लोग? पंजाब पश्चिमी बंगाल के लोग। दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु और केरल तथा आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने हित में दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए जानते हैं कुछ राज्यों के जो व्यंजन हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो बिहार का लिट्टी चोखा पसंद है, बंगाल का मछली और चावल प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत के लोग इडली और डोसा खाते हैं, और दक्षिण भारतीय थाली जिसमें गुजराती थाली आप देख सकते हैं। तो शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची जरूर तैयार करिए। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाजों त्योहारों में भी विभिन्नताएं होती हैं। जहां बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, पश्चिमी बंगाल का दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र का गणेश महोत्सव, केरल का ओणम, वही झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आया कि झारखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो झारखंड में सरहुल पर्व, बंगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो वहाँ गणेश उत्सव, और केरल की बात करें तो वहाँ पर ओणम मनाया जाता है। चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं बिहार का पर्व छठ पर्व, झारखंड के सरहुल मनाते हैं लोग, और फिर केरल में देखा जाए, केरल में ओणम के अवसर पर नौका दौड़ किया जाता है। आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। और पंजाब लोहड़ी पर्व मनाते हैं लोग, लोहड़ी पर्व मनाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधताओं को दर्शाता है। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं, जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और त्योहारों इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। प्रश्न है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। शिक्षक की सहायता से जरूर चर्चा करें। या विविधता के प्रति सम्मान, ये एक कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 छात्रों की है जो कक्षा में 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं राबिन हैं। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं राबिन की भाषा भी अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चे ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की मां ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देख करके सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। रॉबिन के घर की सजावट देख करके सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया। सबने मिल करके केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। खाने के बाद बच्चे ने नाच
खाने के बाद बच्चे ने नाच गाना का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिता ने बताया, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी एक दूसरे से मिलजुल करके इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। प्रश्न है कि अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विविधता में एकता को दर्शाती है। आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों जाना पसंद करेंगे? लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेणुवन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बातें करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चे की ओर गया जो आपस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। अर्थात सहरसा जिले की मातृभाषा क्या है? तो सहरसा जिले की मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था उनकी जो मातृभाषा है वो मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि पूरे जो भारत में हैं 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आसानी से संपर्क हो जाता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब राज्य हैं और बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे बिहार में कौन सी भाषा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र। ये सब आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के ये चार्ट खुद आप कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि भेदभाव एवं असमानता। भेदभाव और असमानता। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके। हमने ये भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीरी, गरीबी, पढ़े लिखे, अनपढ़ और सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं एवं पुरुषों का हो सकता है। राम जीवन की कहानी। आइए हम सुनते हैं राम जीवन की कुछ कहानियाँ, जिसमें राम जीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर भी वो संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी ही होती है। ये दो बेटियां होने के कारण वो काफ़ी चिंतित रहने लगे। बेटे की चाहत में वे मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय
गुजरते समय के साथ साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे की रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वही बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर के पढ़ाया करते थे, परंतु वो पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा महत्व देता था। वो बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता, संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तनों को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर के आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। प्रश्न यह है कि क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों, दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक का इनका जन्म महार जात में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों वर्ग के लोगों को अपनी बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जात व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए कि जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया और यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर दे करके कहा कि प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने हित मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थात ये जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखा है, लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई और ये स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पे लिखा है। तो ये लिखा ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं।
तो इसमें कुछ शब्द जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कर्म पूछ लेता है कि कौन सा शब्द पहले है, अर्थात इसे संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखना है कि कौन से शब्द पहले आए हैं। इसका क्रम पूछता है 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 क्रम में से हैं, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। क्या आपने किसी एक के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण सहित बताइए। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया? आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? समाज में भेदभाव क्यों होता है? तो यहाँ पे कुछ कविता है, इस कविता को भी पढ़ा जाएगा कि लहू का कविता है, तो इस कविता को भी पढ़ेंगे कि लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी हैं एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है तो फिर ना क्यों, दिलों का दर्द बांट लें, जिगर का दर्द बांट लें, लबों का प्यार बांट लें, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने हैं मर्द तो कोई जनी हैं औरतें, और शरीर में भले हो फर्क, रूह सबकी एक है, एक हैं जो हम सभी, विस्मता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। तो ये कविता है, बहुत अच्छी कविता है, इसको आप 1-2 बार ज़रूर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन से आधार थे? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आपके विचार में बिहार की विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? 2 व्यक्तियों के चित्र एकत्रित करें और उनके भेदभाव और असमानता के विरुद्ध कार्य किया। 5 लड़कियों के नाम एकत्रित करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। तो यही तुम्हारा कुछ वर्क है जो आप कंप्लीट करेंगे और इस कविता को आप कंठस्थ भी करेंगे और उच्चारण भी करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए लेसन में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो अब लगातार आने वाले हैं, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। तो हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।